हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है हमारा परपेचुटी। परपेचुटी क्या था? परपेचुटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी जिसमें हमें स्टार्टिंग डेट तो पता होती है लेकिन हमें एंड डेट नहीं पता होती है। एंड इट इज परपेचुटी, इट इज कंटिन्यू फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पर्सन अपने नाम से कोई स्कॉलरशिप स्टार्ट करना चाहता है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करना चाहता है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? परपेचुटी के अंदर आती है, जिसमें एक लमसम अमाउंट बैंक में कॉर्पस फंड में डिपॉजिट हो जाता है और उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो एज ए स्कॉलरशिप अमाउंट की तरीके से दे दिया जाता है। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो फिक्स रहता है। मान लो फॉर एग्जांपल आप एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और बैंक मान लो आपको 7% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे रहा है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपके पास कितना इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा? 7000 जनरेट हो जाएगा। तो आप अपने नाम से एक 7000 की एक स्कॉलरशिप स्टार्ट कर सकते हैं विच इज कंटिन्यू फॉर एवर। नाउ होता क्या है परपेचुटी? परपेचुटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी इन विच द पेमेंट आर कंटिन्यू फॉर एवर। जहां पे पेमेंट कैसे रहती है? कंटिन्यू फॉर एवर, एंड इट इज कॉल्ड ए परपेचुटी। इट इज एन्युटी वेयर पेमेंट आर मेड ऑन ए फिक्स डेट। ये एक एन्युटी है जिसमें, एन्युटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एन्युटी क्या होता है? पीरियोडिक पेमेंट होती है। इसमें भी हमारे पीरियोडिक पेमेंट हो रही है, बट इसमें स्पेशल केस क्या है? ये कंटिन्यू फॉर एवर रहती है। इसमें एंड डेट हमें नहीं पता होती है, स्टार्टिंग डेट हमें पता होती है लेकिन एंड डेट हमें नहीं पता होती है। तो इसको हम स्पेशल कैटेगरी के अंदर बांधते हैं और इसका नाम क्या बोलते हैं? परपेचुटी। So it is annuity whose payment are made on fixed date and continue forever. It is continue forever. बेसिकली जो परपेचुटी होती है वो हमारे पास तीन कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है। फर्स्ट इज इमीडिएट परपेचुटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑर्डिनरी एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता था? जहां पे हमारे पास जो फर्स्ट पेमेंट होती थी वो कब हम पे करते थे? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड। तो वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। इमीडिएट परपेचुटी, इफ द फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड। अगर आप पेमेंट कब कर रहे हो? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? इमीडिएट के अंदर आएगा। परपेचुटी क्यों बोलेंगे? एंड द सब्सिक्वेंट पेमेंट एट इक्वल पेमेंट इंटरवल एंड इट इज कंटिन्यू फॉर एवर। ये फॉर एवर तक चलेगी, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी? आपकी इमीडिएट परपेचुटी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एन्युटी ड्यू। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? परपेचुटी ड्यू। एन्युटी ड्यू में क्या होता था कि जो फर्स्ट पेमेंट होती थी, फर्स्ट पेमेंट पीरियड, जो फर्स्ट पेमेंट होते थे वो कहाँ पे होती थी? एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड। तो यहाँ पे भी परपेचुटी ड्यू में क्या होगा? द फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड। और सब्सिक्वेंट के लिए यही रूल है हमारे पास कि जो सब्सिक्वेंट पेमेंट होंगी वो इक्वल पेमेंट इंटरवल पे होंगी एंड इट इज कंटिन्यू फॉर एवर। थर्ड हमारे पास आता है डेफर्ड परपेचुटी। हमने डेफर्ड एन्युटी किया था। डेफर्ड एन्युटी में हमारे पास क्या होता था कि जो फर्स्ट पेमेंट होती थी हमारी वो कब स्टार्ट होती थी? एट आफ्टर ए सर्टेन डेफरमेंट पीरियड स्टार्ट होती थी हमारे पास। तो इसमें भी डेफर्ड परपेचुटी में ये होता है कि जो फर्स्ट पेमेंट है इज मेड आफ्टर ए डेफरमेंट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट पेमेंट होंगी वो कहां पे होंगी? एट इक्वल पेमेंट इंटरवल पे होंगी हमारे पास। अब तीनों ही केस में हमें स्टार्टिंग डेट तो पता है लेकिन एंड डेट हमें नहीं पता है। तो परपेचुटी के केस में, परपेचुटी के जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उसमें हम अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीज नोट करने वाली है कि द अमाउंट ऑफ ए परपेचुटी इज अनडिफाइंड। कि अमाउंट ऑफ ए परपेचुटी यानी कितना अमाउंट आपका होगा परपेचुटी का, वो अनडिफाइंड होगा क्योंकि हमें एंड डेट नहीं पता है। इट इंक्रीज बियॉन्ड ऑल बाउंड्स एज टाइम गोज ऑन। क्योंकि हमें इसकी एंड डेट नहीं पता है तो इसकी जो भी हम अपर बाउंड्री सोचेंगे उससे भी आगे फर्दर जा सकता है। हाउएवर वी कैन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। तो परपेचुटी के केस में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी अमाउंट नहीं पूछा जा सकता है। अमाउंट इसका क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। यू कैन से इन्फिनिटी होगा। बट प्रेजेंट वैल्यू हम इसकी डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग फंड कितना होगा जिसकी हेल्प से हम परपेचुटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें परपेचुटी के तीनों ही केसेस में हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हम इमीडिएट परपेचुटी, परपेचुटी ड्यू और डेफर्ड परपेचुटी हम तीनों ही इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ
विल डिस्कस द फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए इमीडिएट परपेचुटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमाउंट हमारा इस केस में नहीं निकलता, अमाउंट हमारा इस परपेचुटी के केस में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो हमें क्या निकालना होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। परपेचुटी के केस में फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिंपल आपको डायरेक्ट आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इमीडिएट परपेचुटी। इमीडिएट परपेचुटी में पी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इट इज कंटिन्यू फॉर एवर, तो दिस इज इन नोटेशन फॉर परपेचुटी। तो पी इन्फिनिटी इज इक्वल टू आर अपॉन आई। आर हमारा क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट होता है, आर हमारा क्या होगा, पीरियोडिक पेमेंट होगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन एम। आर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एम हमारा क्या होगा, कन्वर्जन पीरियड। एम हमारा क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुटी ड्यू। परपेचुटी ड्यू मतलब जब आपकी पेमेंट कब स्टार्ट हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड। उस केस में पी इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, आर प्लस आर अपॉन आर। क्या होगा फॉर्मूला आपका, आर प्लस आर अपॉन आर। आर हमारा वही होगा पीरियोडिक पेमेंट, और स्मॉल आर हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड। ये दोनों तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इमीडिएट परपेचुटी और परपेचुटी ड्यू, तो इसमें तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कम टू द थर्ड वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड परपेचुटी। डेफर्ड यानी व्हेन द फर्स्ट पेमेंट इज स्टार्ट एट द एंड ऑफ ए सर्टेन डेफरमेंट इंटरवल। और डेफर्ड में मैंने आपको बताया हुआ है कि डेफर्ड वाले केस में हमारे पास जो परपेचुटी होती है या जो एन्युटी होती है, वो कौन सी एन्युटी होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी होती है। यानी आपको पेमेंट कब मिलेगी, एट द एंड ऑफ द पेमेंट इंटरवल, फर्स्ट पेमेंट इंटरवल। ऑर्डिनरी में तो फर्स्ट पेमेंट इंटरवल होता है, डेफरमेंट में हमारे पास क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सर्टेन पेमेंट पीरियड हमारे पास परपेचुटी स्टार्ट होगी। तो इस केस में पी इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आर अपॉन आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एम। आर हमारा पीरियोडिक पेमेंट होता है, स्मॉल आर हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई क्या होता है, आर अपॉन एम। दिस एम इज नोन एज द डेफरमेंट इंटरवल, दिस एम इज नोन एज द डेफरमेंट इंटरवल। ये एम आपका कन्वर्जन पीरियड नहीं है, कन्वर्जन पीरियड कब आएगा, जब वो आई के साथ यूज होता है, अदरवाइज ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका डेफरमेंट इंटरवल। अब इसमें एक केस होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या होता है, व्हेन कन्वर्जन पीरियड टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी व्हेन दिस एम टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो कैटेगरी हमारी कौन से केस के अंदर आती है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ ए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो उस केस में जो हमारी परपेचुटी होगी पी इंफिनिटी, उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, आर अपॉन आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम आर। ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है 2.718, और जहां पे भी ई यूज होता है तो मैंने आपको बताया था log ऑफ ई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, log ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है 0.4343। एम हमारा क्या होता है, डेफरमेंट इंटरवल, और आर हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ विल डिस्कस ऑल दीज केसेस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। क्या गिवन आपको प्रॉब्लम में, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल इनकम। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉब्लम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आपको गिवन होता है प्रॉब्लम में। पेपर में कहीं पे भी, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं गिवन होगा कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें पेपर में निकालना क्या है प्रॉब्लम में। देखो प्रॉब्लम में क्या गिवन है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल इनकम। इनकम कैसी है, परपेचुअल इनकम है। परपेचुअल इनकम का मतलब क्या है, ये जो इनकम है ये आपकी क्या रहेगी, फॉर एवर रहेगी। तो ये क्वेश्चन किस चीज का होगा, आपका परपेचुटी का होगा। ऑफ रुपीज एक्स, यानी आपको परपेचुअल इनकम निकालनी है प्रॉब्लम में आपको, क्योंकि गिवन नहीं है क्या देर का आपको, ऑफ रुपीज एक्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। परपेचुअल इनकम आपको कब मिल रही है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मिल रही है। द फर्स्ट बीइंग रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। जो फर्स्ट परपेचुअल इनकम है वो आपको कब रिसीव हो रही है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी आपको डेफरमेंट इंटरवल आपको दे रखा है। अब डेफरमेंट इंटरवल कितना होगा, 3, और पेमेंट आपको कैसे मिल रही है, मंथली मिल रही है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि डेफरमेंट इंटरवल 3 ईयर का मतलब उसको जब वो मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो कितने मंथ हो जाएंगे, 36 मंथ। तो फर्स्ट पेमेंट आपको रिसीव्ड कब होगी, एट द एंड ऑफ द 36th मंथ। तो डेफरमेंट इंटरवल कितना होगा, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं पेपर में, वो इसको डेफरमेंट इंटरवल क्या लिख के आते हैं, 36 लिख के आते हैं, बट इट इज नॉट 36, इट इज 35। कैसे 35 हुआ, क्योंकि 36 वाले मंथ वाला जो काउंट है, पीरियड है, वो तो आपका ऑर्डिनरी एन्युटी के अंडर काउंट हो गया ना,
क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आपको फर्स्ट, अगर मान लो इसमें कोई भी डेफरमेंट इंटरवल नहीं होता, तो फर्स्ट पेमेंट आपको कब मिलती है? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। तो क्या डेफरमेंट इंटरवल हमारा 1 मंथ होता? नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी होती वही एन्युटी है जिसमें पेमेंट हमें कब मिलती है? एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड। तो ये चीज आपको इसमें नोट करनी है। तो डेफरमेंट इंटरवल इसमें 36 मंथ नहीं होगा, डेफरमेंट इंटरवल इसमें कितना होगा? 35 मंथ। इज रुपीज क्या गिवन आपको? प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 3 लाख। तो पेपर में क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? 3 लाख। डेफरमेंट इंटरवल कितना गिवन है? 35 मंथ। और परपेचुअल इनकम आपको फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स आपको निकालना है। इफ मनी इज वर्थ 15% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है, कन्वर्जन पीरियड भी आपको दे रखा है। तो आपने क्वेश्चन से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन किस चीज का है? आपका डेफरमेंट परपेचुटी का ये क्वेश्चन है। तो देखो, सिंस दिस इज द परपेचुटी एंड द फर्स्ट बीइंग रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, सो इट इज ए डेफर्ड परपेचुटी। क्वेश्चन में कहीं पे नहीं गिवन था ये डेफर्ड परपेचुटी है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम हमारी किस चीज की? डेफर्ड परपेचुटी की है कि इमीडिएट परपेचुटी की है या एन्युटी परपेचुटी ड्यू की है। तो इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो प्रॉब्लम है हमारी वो किस चीज की है? डेफर्ड परपेचुटी की है। अब जो जो चीज आपको गिवन है उनको आप लिख लीजिए। हेयर प्रेजेंट वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 3 लाख। पीरियोडिक पेमेंट आर जो आपको आइडेंटिफाई करनी है उसको आपने किसे रिप्रेजेंट कर रखा है? एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 15%। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100 दैट इज 0.15। आई हमारा क्या होता है? R/M। M हमारा क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड। कैसे दे रखा है? ये कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली का मतलब M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। तो 0.15/12 ये क्या आ जाएगा? 0.0125। तो हमें निकालना क्या था? डेफर्ड परपेचुटी निकालना था। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू R/I इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस M। ये जो M होता है ये हमारा क्या होता है? डेफरमेंट इंटरवल होता है, ये कन्वर्जन पीरियड नहीं होता है। कन्वर्जन पीरियड में कहाँ पे यूज होता है? जहां पे I यूज होता है। तो यहाँ पे M, ये चीज आपको ध्यान करनी है, M हमारा क्या होगा? डेफरमेंट इंटरवल होगा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दिस। P इज इक्वल टू 3 लाख। R आपको निकालना है। I हमने निकाल लिया था, कितना आ गया था? 0.0125 इंटू 1 प्लस आई। तो 1 में इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 1.0125 रेज टू पावर माइनस M। M हमारा क्या था? डेफरमेंट इंटरवल था। M हमारा क्या था? डेफरमेंट इंटरवल था। डेफरमेंट पीरियड कितना दे रखा था? 3 ईयर। तो M की वैल्यू क्या होगी? 35। ये चीज नोट करने वाली है। M इज नॉट इक्वल टू 36, M इज इक्वल टू 35। क्यों होगा 35? वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपको इसमें सारी वैल्यू निकालने, तो सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 लाख को 0.0125 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3750 इज इक्वल टू R इंटू 1.0125 रेज टू पावर माइनस 35। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3750 अपॉन 1.0125 रेज टू पावर माइनस 35। ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 35। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3750 इंटू 1.0125 रेज टू पावर 35। इसको हमने कहाँ पे लिया है? न्यूमरेटर में लिया है, तो ये वैल्यू माइनस था तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? 35। वैसे तो आप इसको माइनस से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन माइनस में फिर आगे आपको +1 लोग, जब आप लोगे तो +1 और -1 करना पड़ेगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया? प्लस में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब पूरी वैल्यू में आपको सिर्फ एक ये वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी है। इसको हम डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। लेट y इज इक्वल टू 1.0125 रेज टू पावर 35 टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ y इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? log ऑफ m रेज टू पावर n। तो log ऑफ m रेज टू पावर n क्या होता है आपका? n log m। तो ये क्या हो जाएगा? 35 इंटू log ऑफ 1.0125। अब इसकी वैल्यू आपको log में देखनी है, तो log में हम कैसे वैल्यू देखते हैं? 10 की वैल्यू कहाँ पे देखेंगे? 1 पे और फिर 2 पे। नॉर्मली हम 4 प्लेसेस तक वैल्यू देखते हैं, 5 तक भी आप देख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम 4 प्लेस तक वैल्यू हम चेक करते हैं। तो 10 की वैल्यू 1 पे वैल्यू होती है 0043 और 2 पे वैल्यू होती है 8। इनको ऐड कर दे तो वैल्यू क्या आ गई? 0051। तो जो भी वैल्यू आती है मैंने आपको बताया हुआ है, उसको हम कैसे लिखते हैं? 0.0051। अब डेसिमल से पहले यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 में से आपने 1 लेस कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0.001।
0.51, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 35 से, तो ये वैल्यू आ गई 0.1785। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो y log ऑफ y का आप एंटी लॉग लोगे तो log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, क्या वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1785। तो 0.1785 एंटी लॉग हमेशा डेसिमल से स्टार्ट होता है, तो हमें 0.17 की वैल्यू 8 पे चेक करनी है और फिर 5 पे चेक करनी है। तो 0.17 की वैल्यू 8 पे होती है 1507 और 5 पे होती है 2, तो इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1509। डेसिमल कहाँ पे लगेगा, डेसिमल से पहले यहाँ पे हमें नंबर देखना है, नंबर कितना है आपका 0, तो 0 में 1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.509। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू 1.509। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3750 इंटू 1.509। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू क्या था 1.509, तो 3750 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 5658.75, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड दी परपेचुटी। कोई भी केस गिवन है जो हमारे पास फर्स्ट केस थे, जैसे इमीडिएट परपेचुटी है, परपेचुटी ड्यू है, उसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, तो उसको तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो हमें प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, डेफर्ड परपेचुटी वाले केस में आती है। So this is the way how to solve the deferred perpetuity. Thank you.